हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। हम लोग शूडो कर चुके हैं, स्प्रिंग भी कर चुके हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, एनएलएम का ही है। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे उसमें सब कुछ स्मूथ था, अब हम लोग उसमें घर्षण लाएंगे नहीं। तो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर कॉल्ड फ्रिक्शन। ओके, तो फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं। आज ये क्लास इंट्रो टाइप ही होगा, थोड़ा सिंपल सा ही लगेगा। ओके, तो फ्रिक्शन के बारे में तुम लोग क्या जानते हो, सो बताओ। अच्छा, फ्रिक्शन को हिंदी में घर्षण बोलते हैं। ये तो बहुत भयंकर बात जान रहे हो तुम। अरे भाई कुछ और बताओ। हाँ, बुक दे दो, एक बुक दे दो। कॉपी ये नहीं। अरे कॉपी उसको बोलते हैं, मैं लाऊं ना, पढ़ी लिखनी। हाँ ठीक, बॉटल दो। क्या बोल रहे हो बताओ। दो कांटेक्ट सरफेस के बीच में लगता है। पहला बात क्या है कि फ्रिक्शन कब कहाँ लगता है, बिटवीन टू कांटेक्ट सरफेसेस। तो इट इज अ कांटेक्ट फोर्स, इट इज अ वाह, इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, इसका नेचर, जो बेसिक नेचर इसका है वो कैसा है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दुनिया में अगर चार्जेस नहीं होते तो फ्रिक्शन का भी एग्जिस्टेंस। ओके, वेरी गुड, यू आर ए गुड बॉय। अच्छा, एक बात बताओ, फ्रिक्शन कब लगता है? सरफेस स्मूथ होता है तब, कि सरफेस रफ होता है तब? सरफेस रफ होता है तो इट एक्ट्स व्हेन कांटेक्ट सरफेसेज आर। अच्छा, रफ होगा तो फ्रिक्शन लग जाएगा हमेशा। जैसे कि ये देखो क्या है, ये एक ब्लॉक है ठीक, और ये दूसरा ब्लॉक है। तो एक बात बताओ कि क्या इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा है अभी कुछ? अभी तो नहीं। अच्छा, स्लिप कैसे करते हैं जब हॉरिजॉन्टल सरफेस है? तो जितना ब्लॉक हम लोग अभी तक पढ़े हैं स्मूथ सरफेस पे, सब तो हमेशा स्लिप ही कर रहा होता, कोई तो। वही तो, इसका सवाल का जवाब तो तुम नहीं दे रही हो भाई। ये ब्लॉक पड़ा हुआ है यहाँ पे, धरती किधर खींच रहा है और नॉर्मल किधर लग रहा है? फ्रिक्शन, ये सरफेस स्मूथ है लेकिन फ्रिक्शन लग रहा है। अगर लगता तो भगा देता ना। नहीं, हम तुमसे कह रहे हैं कि एक सरफेस है और यहाँ पर एक ब्लॉक है, इधर mg और इधर नॉर्मल। नहीं, क्या फ्रिक्शन का कोई यहाँ पे है, कोई फ्रिक्शन लग रहा है? नहीं लग रहा। सरफेस रफ है लेकिन फ्रिक्शन नहीं लग रहा, मतलब सिर्फ रफ होने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, एक बात बताओ कि इसी वाले केस में ये जो बॉटल है, इस पे हम, तुम्हारे लिए वो कौन सा होगा, लेफ्ट साइड हो गया ना कि राइट हो गया? राइट, ठीक है। तो राइट साइड में एक फोर्स लगाए, राइट साइड में एक 0.1 न्यूटन का ब्लॉक मूव किया? नहीं किया। मतलब मेरे 0.1 न्यूटन को कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है। हम इधर लगा रहे हैं फोर्स, कितना? 0.1 न्यूटन। लेकिन ये ब्लॉक मूव नहीं किया, मतलब मेरे 0.1 न्यूटन को कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है। कौन? फ्रिक्शन। तो अभी फ्रिक्शन नहीं था, लेकिन 0.1 न्यूटन फोर्स लगाए तो फ्रिक्शन आ गया। कितना आ गया? 0.1, 0.1। हम राइट में लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन किधर है? मतलब फ्रिक्शन कब आया? जब हम इस पे फोर्स लगा करके इसको मूव कराने का नहीं, स्लाइड कराने का, स्लिप कराने का, दोनों सरफेस के बीच में हम लोग स्लिपिंग कराने का कोशिश किए, तब फ्रिक्शन आ गया। हम इधर फोर्स लगाए, फ्रिक्शन इधर आया। अच्छा, 0.1 के बाद मान लो कि हम थोड़ा सा बढ़ा दिए, 0.5 न्यूटन लगाए, ब्लॉक मूव किया क्या? इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिए 0.5 न्यूटन, ब्लॉक मूव किया क्या? नहीं किया। तो हमारे फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? कितना है वो? 0.5। किधर है? इधर लेफ्ट की तरफ। मतलब फ्रिक्शन अपना मैग्नीट्यूड बदल सकता है। जब 0.1 का जरूरत था तो 0.1 आया, जब 0.5 का जरूरत था तो 0.5 आया, है ना। जब जरूरत नहीं था तो नहीं आया।
अच्छा मान लो इसी पे हम फोर्स थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते, इधर की तरफ, इस दिशा में फोर्स लगाते पॉइंट 1 का, तो ब्लॉक मूव नहीं किया, तो मेरे पॉइंट 1 को कोई बैलेंस कर रहा है? कोई कौन है? कितना? किधर? तो माने हम इधर फोर्स लगाए तो फ्रिक्शन इधर आ गया। तो इसे सीख मिली कि फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन भी बदल सकता है, मैग्नीट्यूड भी। आखिर फ्रिक्शन जो है इस तरीके से अपना चरित्र बदल क्यों रहा है? क्योंकि ये बड़ी जल्दी बदल जा रहा है। नहीं, तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो अपना मैग्नीट्यूड बदल सकता है और डायरेक्शन भी क्यों बदल रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन का एक नेचर होता है। फ्रिक्शन का एक नेचर क्या होता है? परिवार को बांध करके रखने का। ये दोनों परिवार का दो हिस्सा है ना? दो परिवार के दो मेंबर्स हैं, है ना? एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है। फ्रिक्शन का चाहत क्या है कि दोनों मेंबर के बीच ये अगर चले तो साथ साथ चले, रुके तो साथ साथ रुके, लेकिन दोनों अलग अलग स्पीड से या अलग अलग वेलोसिटी से ना चले, दोनों के बीच में स्लिपिंग ना हो। ऐसा किसका चाहत है? फ्रिक्शन हैज ओनली वन चाहत, क्या? टू स्टॉप द स्लिपिंग बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। अब अगर हम बोले 0.1 न्यूटन, 0.5 न्यूटन, हम मान लीजिए इधर लगा दिए 10 न्यूटन, ब्लॉक रुका रहा? स्लिप कर गया। तो क्या हम जब इधर फोर्स लगाए तो इस ब्लॉक पे कुछ घर्षण, कुछ फ्रिक्शन लग रहा है इधर, है ना? लेकिन वो फ्रिक्शन इस दोनों के बीच के स्लिपिंग को रोक नहीं पा रहा। तो फ्रिक्शन का चाहत होता है, क्या चाहत होता है? कि परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं, जो दो सरफेसेस इन कांटेक्ट हैं, वो दोनों के बीच स्लिपिंग ना हो। रुका रहे तो साथ साथ, चले तो साथ साथ। इच्छा तो ऐसा है, लेकिन इस इच्छा में ये कभी सफल होता है और कभी असफल, है ना? जब ये इस इच्छा में सफल हो जाता है तब जो फ्रिक्शन लगता है उसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। उसका नाम क्या है? जब दोनों सरफेसेस के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रहा है और तब भी अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो उस फ्रिक्शन का नाम है। जब दोनों सरफेस के बीच में स्लिपिंग हो रहा है और तब अगर कोई फ्रिक्शन लग रहा है तो उस फ्रिक्शन का नाम है काइनेटिक, है ना? अच्छा, जब ये अगर इधर चल रहा है, जब ये ब्लॉक राइट में जा रहा है तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है? काहे लगा रहा है फ्रिक्शन? बोलता है कि मत भागो, धीरे धीरे चलो, एक काम करो कि तुम इसके साथ चलो। अभी भी इसका इच्छा क्या है? कि जो तेज बन रहा है, जो ज्यादा तेजी से भाग रहा है, उसको रोके। उसको रोके नहीं माने उसको और इसको दोनों को, जैसे इस पे फ्रिक्शन किधर लग गया? पीछे, है ना? अगर तुमको इस पे पूछते तो न्यूटन थर्ड लॉ से वही फ्रिक्शन लगता आगे। इच्छा क्या है? कि जो बेचारा स्लो चल रहा है उसको इसका स्पीड बढ़ा दे और जो तेज बन रहा है उसको। तो फ्रिक्शन इज समवन लाइक गार्जियन ऑफ द फैमिली, जो चाहता है कि जो ज्यादा तेजी से भाग रहा है उसको थोड़ा स्लो करे और जो धीरे धीरे चल रहा है उसको तेज करे। अंतिम उद्देश्य क्या है? कि दोनों साथ साथ चले, दोनों या अगर रुके रहे तो दोनों साथ साथ रुका रहे, दोनों के बीच में स्लिपिंग ना हो। इज दैट ओके? तो एक बात बताओ, यहां पर हम एक लाइन लिखना चाहते हैं कि फ्रिक्शन कब आता है पिक्चर में? फ्रिक्शन कम्स इनटू द पिक्चर when there is relative slipping। वैसे रिलेटिव मोशन यूज करता है लोग सब, लेकिन हम बोल दे रहे हैं छोटा सा, when there is relative slipping between two contact surface। क्या ये सही लाइन है? नो, दोनों के बीच रिलेटिव स्लिपिंग होगा तभी फ्रिक्शन आएगा। और when there is tendency of relative slipping, चेष्टा कर रहा हो दोनों एक दूसरे के वनस्पत स्लिप करने का, है ना? इज दैट ओके? या तो स्लिपिंग हो रहा हो दोनों के बीच या स्लिपिंग का मतलब टेंडेंसी हो, कोशिश हो, है ना? बोलो बच्चों, है ना? सुनिएगा मेरी बात, फिर से वही लाइन, बहुत भारी है, नहीं कोई बात नहीं। लो
हाथ एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, दोनों के बीच स्लिपिंग हो रहा है और सरफेस रफ है, तो फ्रिक्शन आ रहा है ना, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा। ब्लॉक पे लेफ्टवर्ड है ना, इस पे बॉटल पे लेफ्टवर्ड, और मेरे हाथ पे राइटवर्ड, यस और नो। अच्छा, अभी दोनों के बीच स्लिपिंग नहीं हो रहा है, लेकिन स्लिपिंग का टेंडेंसी है मतलब अगर सरफेस पूरा पूरा स्मूथ होता, एकदम चिकना होता, तो ऐसा फोर्स लगाते तब भी स्लिप कर जाता। तो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग मतलब अगर सरफेस कंप्लीटली स्मूथ होता तो इस फोर्स लगाने से ये स्लिप कर जाता। दोनों परिस्थिति में फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। इस परिस्थिति में जो फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा उसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन, इस परिस्थिति में जो फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा उसका नाम है, इज दैट ओके? ये बात सही लिखेगी गलत? छाप भी लिए क्या? कितने अच्छे बच्चे हो तुम लोग। यू ऑल आर वेरी गुड बॉय एंड वेरी गुड गर्ल। ठीक है, 4-5 को बच्चा कुल मिला के। आगे बढ़े, जबरदस्ती बिठाया जा रहा है। सुनिए मेरी बात, अब हम तुमको बता दिए यहां पर कि फ्रिक्शन कब आता है, फ्रिक्शन कब आता है, कोशिश क्या होता है, फ्रिक्शन इच्छा क्या है। अब हम मानेंगे ना आनंद, फ्रिक्शन का क्या इच्छा है? देयर इज ओनली वन मोटिव ऑफ फ्रिक्शन, टू स्टॉप द रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। आपस में परस्पर स्लिपिंग ना हो, वो रोकना ही फ्रिक्शन का उद्देश्य है। इस उद्देश्य में वो कभी कभी सफल होता है, जब सफल हो जाता है और तब जब फ्रिक्शन लगता है उसका नाम है, और इस उद्देश्य में वो कभी कभी सफल, और जब सफल नहीं हो पाता है तब जो फ्रिक्शन लगता है उसका नाम है, इज दैट ओके? तो यहां पर इंग्लिश में क्या लिखे, देयर इज ओनली वन मोटिव ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज टू स्टॉप रिलेटिव स्लिपिंग between the contact surfaces. Okay, sometimes it is successful का स्पेलिंग गलती लिख दिए क्या होता है? ठीक है, डबल एस होता है, सही तो लिखे थे तब कटो। समटाइम्स इट इज सक्सेसफुल इन डूइंग सो, ब्रैकेट में, तब इसका नाम होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, समटाइम्स इट इज unsuccessful, sometimes it is unsuccessful in doing so, in doing what? In stopping the relative slipping, then its name is kinetic friction. ओके प्यारे बच्चों, छापो प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, अभी कुछ शुरू नहीं किया, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। क्लियर? मिठा है, बोलो। हाँ, सुनो ये बात, हाउ टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। रुक जाओ भाई, इस सवाल का जवाब सिर्फ एक है, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव स्लिपिंग और टेंडेंसी ऑफ, ओके? पहला चीज काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए, दूसरा चीज फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव स्लिपिंग
और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग। फ्रिक्शन रिलेटिव स्लिपिंग को और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करता है। ठीक है क्या? लिख। फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? तो फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव स्लिपिंग। और भाई हम जब तुम्हारे उम्र में थे ना तो बड़ा हमको ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लगता था। रिलेटिव मोशन वर्ड यूज हो जाता है, रिलेटिव स्लिप, रिलेटिव वाला बात जो है सो वो टेंशन वाला होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, समझिएगा मेरी बात, हम जो है बहुत टेक्निकल वर्ड और सही बात भी है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि भाई साहब फ्रिक्शन एक्ट्स लाइक दादाजी, फ्रिक्शन एक्ट्स लाइक हेड ऑफ द फैमिली। कैसा? हेड ऑफ द फैमिली का चाहत क्या होता है कि जो फैमिली के सारे मेंबर्स साथ साथ चले। नहीं, जैसे कि तुम्हारे पापा डॉक्टर हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, तुम्हारे चाचा मान लो गरीब हैं, कम पैसा कमाते हैं, तो दादाजी क्या करेंगे? डॉक्टर वाले जो बड़ा वाले जो छीन के नहीं, प्यार मोहब्बत से बहाना मार के वो अपना कुछ पैसा छोटका को दे करके बोलेंगे साथ साथ चलो, या अपना पेंशन वाला पैसा छोटका वाला को दे करके परिवार को साथ में बांध के रखने की कोशिश करेगा। वैसा ही कुछ यहाँ भी होता है। ये ए है और ये बी है। अभी फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं ये सरफेस स्मूथ है, उसको भी रफ रखेंगे, लेकिन दिस सरफेस इज रफ, दिस सरफेस इज रफ। ठीक है क्या? अब हम इसको लेके जा रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से और इसको लेके जा रहे हैं 3 मीटर पर सेकंड से। ठीक है? तो ये परिवार का एक, लेकिन कौन तेज बन रहा है? ऊपर वाला कह रहा है कि हम घर में, हम बाहर रहेंगे, हम भाग जाएंगे। नहीं, तो फ्रिक्शन क्या करेगा भाई यहाँ पे? अरे रोकेगा नहीं, बोलेगा सुनो ना भाई, तुमको अभी बाहर जाना है ना, लेकिन बहुत सारा टेंशन है, हमको थोड़ा पैसा का जरूरत है, तो तुमको उतना तेज से भागने नहीं। उसको क्या करेंगे? ये गरीब है, ये बेचारा है, नहीं, ये कह रहा है कि हम आराम आराम से चले, दुर्लभ पड़ जाए, चलो भाग नहीं, तेजी से चलो। तो इसको तेजी से चलने के लिए थोड़ा बहुत रुपया दे दिया। ठीक है क्या? इसको क्या किया? सपोर्ट कर दिया और इसको इच्छा एक ही है, सपोर्ट अपोज करने का मन में उनके दिमाग में कुछ नहीं, उनका सिर्फ एक इच्छा है कि लोग जो है वो, अब ये 5 से चल रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग गया तो इस वाले का स्पीड थोड़ा घटेगा, और ये 3 से चल रहा है, फ्रिक्शन आगे लग गया तो इस वाले का स्पीड थोड़ा बढ़ेगा। ये फ्रिक्शन किस नेचर का होगा? स्टैटिक की काइनेटिक? हाँ, काइनेटिक। स्लिपिंग तो हो ही रहा है ना, काइनेटिक को हम एफके से दिखा रहे हैं। ठीक है क्या? ये कब तक लगता रहेगा? जब तक कि इसका स्पीड घट के बराबर नहीं हो जाए। देखो इसका 5 से घटेगा, इसका 3 से बढ़ेगा, फाइनली दोनों का कुछ वेलोसिटी 3.5, 4, 4.25 कुछ ऐसा हो जाएगा, दोनों का बराबर। और जैसे ही बराबर होगा तो दादाजी बोलेंगे हो गया काम, अब हम नहीं लगेंगे, हम अब नहीं लगेंगे। इज दैट ओके? तो फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। इज दैट ओके? तो ये जो तुमको हम बताएं, ये असल में हो वही रहा है जो ये स्टेटमेंट बोला। नहीं, अब तुम देखो बी के रेस्पेक्ट में ए किधर जा रहा है? बी पे खड़े होकर देखेंगे तो ए हमको 2 मीटर पर सेकंड से आगे जाता हुआ दिखेगा, तो बी के रेस्पेक्ट में ए आगे जा रहा है, तो रिलेटिव मोशन ए का हो रहा है, अपोज किया। अच्छा, ए के रिस्पेक्ट में बी किधर जा रहा है? ए पे बैठ के देखेंगे तो बी हमको पीछे जाते हुए दिखेगा, तो रिलेटिव मोशन ऑफ बी इज बैकवर्ड, तो उसको अपोज कैसे करेगा? फ्रिक्शन बी पे फॉरवर्ड लग के। इज दैट ओके? ये स्टेटमेंट सही है। टेंडेंसी वाला वर्ड पे भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो जब स्टैटिक फ्रिक्शन का चर्चा होगा तब टेंडेंसी वाला बात भी करेंगे। इज दैट ओके? बोलो बच्चों, जल्दी लिखो बच्चों। हाँ बच्चों, एक सवाल है कि पहला केस में आपको एक ब्लॉक दिए, दूसरा में भी एक ब्लॉक दिए, दोनों का वेलोसिटी भी बता दिए। इस केसेस में भी हम आपको
तीनों ब्लॉक का वेलोसिटी बता दिए आपको। यहाँ पर ये सरफेस स्मूथ है, ये रफ है, तो ए पे फ्रिक्शन किधर, बी पे किधर। यहाँ पर ये भी रफ है, ये भी रफ है, यहाँ स्मूथ है, तो इसमें ए और बी पे फ्रिक्शन किधर किधर, बी और सी के लोअर कॉन्टेक्ट पे सरफेस फ्रिक्शन किधर किधर, ये आपको बताना है। क्या आप हमको बताएंगे, हेल्प करेंगे बताने में, है ना? क्या करेगा फ्रिक्शन, जरा बताओ आप। ए पे फ्रिक्शन किधर कैसे डिसाइड करेंगे? ए पे फ्रिक्शन किधर, ए पे फ्रिक्शन क्यों ऐसा? अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में बात करेंगे तो बोलेंगे कि ए का रिलेटिव मोशन बी के रिस्पेक्ट में राइटवर्ड है, इसीलिए ए पे फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड। और नॉर्मल भाषा में बोलेंगे तो बोलेंगे ये ज्यादा तेज बन रहा था, फ्रिक्शन आकर के इसको स्लो कर देगा, और यहाँ पर वही फ्रिक्शन आगे हो जाए। यस और नो? फ्रिक्शन हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। एक कांटेक्ट सरफेस, एक कांटेक्ट पे दो सरफेसेस होता है, एक पे अगर बैकवर्ड होगा तो दूसरे पे ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड होगा, ज्यादा सोचने का नहीं है। वैसे अगर आप ए से बैठ के बी को देखिएगा तो बी आपको पीछे जाता हुआ दिखेगा, इसीलिए बी पे फ्रिक्शन आगे की तरफ। यहाँ पे सरफेस स्मूथ है, इसीलिए इस कांटेक्ट पे फ्रिक्शन का बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ये भी रफ होता तो बी आगे जा रहा है, ग्राउंड रुका हुआ है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वाला सरफेस आगे जा रहा है, तो बी पे फ्रिक्शन पीछे होता और ग्राउंड पे वही फ्रिक्शन आगे होता। ठीक है, लेकिन उसका चर्चा नहीं कर रहे। यहाँ पे जरा बताइए कि ए के बॉटम मोस्ट पॉइंट पे फ्रिक्शन किधर? ए के बॉटम मोस्ट पॉइंट पे फ्रिक्शन किधर? राइटवर्ड। क्यों ऐसा राइटवर्ड? क्योंकि ये 15 से जा रहा है और ये गरीब है ना? बोलो। तो दादाजी क्या करेंगे? गरीब को सहायता करेंगे, नहीं। और ये जो अमीर आदमी है बी, इसको क्या करेंगे? बोलेंगे थोड़ा स्लो चलो, परिवार वाले को साथ साथ चलना चाहिए, है ना? अच्छा, यहाँ पर भी एक नए दादाजी होंगे, अनदर कॉन्टेक्ट सरफेस, इसका नाम FK1 बोल देते हैं, इसको भी FK1। अब जरा बताओ कि सी पे किधर लगेगा फ्रिक्शन? सी पे किधर? ऐसा क्यों? क्योंकि सी जो है वो गरीब है, नहीं, और ये वाला अमीर है, तो इस पे वही रिएक्शन फोर्स पीछे। यस और नो? फिजिक्स के लैंग्वेज में थोड़ा बात कर ले। सी के रिस्पेक्ट में बी राइट साइड में 9 से जाता हुआ दिखेगा, इसीलिए बी के लोअर कॉन्टेक्ट पे फ्रिक्शन अपोज करेगा रिलेटिव मोशन को और लेफ्टवर्ड लगेगा। बी पे बैठ के देखे तो सी हमको लेफ्ट जाता हुआ दिखेगा 9 से, इसीलिए सी पे फ्रिक्शन जो होगा वो राइटवर्ड होगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। इज दैट ओके प्यारे बच्चों? बोलो। ओके। अच्छा, ग्राउंड रफ है होता तो सी के लोअर पे भी एक फ्रिक्शन बैकवर्ड लगता, ग्राउंड रुका हुआ है और सी भाग रहा है, तो फ्रिक्शन बोलेगा कि तुम ग्राउंड के साथ रहो, उसको पीछे खींचेगा, ग्राउंड को आगे। लेकिन ग्राउंड पे अभी नहीं है तो हम चर्चा नहीं कर रहे। अगर हम, ये आप लिख चुके होंगे, नाम अलग अलग है, लेकिन ये दोनों फ्रिक्शन का नाम सेम है, ये दोनों का नाम सेम है, ये और ये दोनों अलग अलग है। ठीक, बोलो। हाँ, सुनिए मेरी बात। हम एक ऐसा केस लेते हैं, एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें कि हम नीचे वाले ब्लॉक पे एफ फोर्स लगा रहे हैं और बोथ आर मूविंग टुगेदर, बोथ आर मूविंग टुगेदर, और नीचे में क्या है? स्मूथ नीचे। तो भाई अगर दोनों टुगेदर मूव कर रहा है तो ऊपर वाला पक्का से रफ होगा। अभी जो बात हम कर रहे हैं वो कुछ ऐसा करें, कॉपी देना 1 मिनट के लिए। अभी जो बात हम कर रहे हैं वो कुछ ऐसा करें, छोटा कॉपी दे दो। सुनिए मेरी बात, ये नीचे वाला एक ब्लॉक है, ऊपर वाला एक ब्लॉक है, ऊपर वाले नीचे वाले पे दिख रहा होगा ना? हाँ, ठीक है ना? नीचे वाले पे एक फोर्स लगा रहे हैं, तो ऊपर वाला इसके साथ साथ जा रहा है, दोनों के बीच में स्लिपिंग हो रहा है क्या? स्लिपिंग नहीं हो रहा है, लेकिन हम फोर्स तो नीचे वाले पे लगा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला भी एक्सेलरेट कर गया, रेस्ट से मोशन में आ गया, उसको लेके गया। कौन लेके गया? कौन? फ्रिक्शन बिटवीन दी कॉन्टैक्ट, है ना?
सुनिएगा मेरी बात, 1 मिनट। वही सिचुएशन है, नीचे वाले को लेके जा रहे हैं, ये स्मूथ है, ये रफ है, तभी ए वाला उसके साथ साथ जा रहा है। बताओ तो ए पे फ्रिक्शन किधर, ए पे फ्रिक्शन किधर जा रहा है साथ साथ, तो उस पे फ्रिक्शन आगे ही लगेगा। ये फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक की काइनेटिक? हाँ, स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक। देखो चल रहा है लेकिन दोनों के बीच स्लिपिंग तो नहीं, मोशन से स्टैटिक काइनेटिक डिसाइड नहीं होता है, रिलेटिव मोशन से डिसाइड होता है। तो दोनों के बीच स्लिपिंग नहीं हो रहा, मतलब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक। और बी पे वही फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, पीछे की तरफ। यस और नो? बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? झूठ बोले? बढ़े, आगे बढ़ो। खाली आपको बताना, फ्रिक्शन स्टैटिक नेचर का हुआ, पता भी चल जाएगी किधर है। लिखो, लिख लियो। खाली हम अभी पूछ रहे हैं नेचर एंड डायरेक्शन, थोड़ा सा समझ होना चाहिए इस चीज का बच्चों। ये क्या है, दीवार, राहुल द्रविड़ नहीं, ये एम मास का एक ब्लॉक है बुआ, ठीक। और इधर हम एक फोर्स एफ लगा दिए, ठीक, ओके। और ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक इज एट रेस्ट। अगर ऐसा हुआ तो दिस सरफेस मस्ट बी स्मूथ और रफ, रफ होगा तभी बेचारा रुका हुआ। हमको आपको बताना है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा इस ब्लॉक पे और किस नेचर का होगा। चूंकि ब्लॉक पे नीचे mg लग रहा है तो इसके स्लिपिंग का टेंडेंसी किधर है, डाउनवर्ड। अगर स्मूथ होता तो ये भाग जाता नीचे, लेकिन भाग नहीं रहा है, मतलब ब्लॉक पे एक फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा। वो कैसा होगा, स्टैटिक होगा, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रहा है दीवार और ब्लॉक के। इनफैक्ट हम एफएस का वैल्यू भी बता सकते हैं, वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। यस और नो बच्चों? पक्का? सच सच बोलो, झूठ बोले? आओ आगे बढ़े। झूठ बोले कौआ काटे, काल कौवे से डरियो। सुनो मेरी बात प्यारे प्यारे बच्चों, ये है ए और ये है बी। ये भी रफ है और ये भी रफ है, और यहाँ पे एक फोर्स एफ लगाया। सिस्टम इज एट रेस्ट, सिस्टम इज एट रेस्ट, ओके। तो बी पे किधर फ्रिक्शन लगेगा और ए पे किधर किधर फ्रिक्शन, अलग अलग कॉन्टेक्ट सरफेस पे किधर किधर लगेगा। कमेंट ऑन डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ फ्रिक्शन एट ईच कॉन्टैक्ट। जल्दी कमेंट करो दादा। दोनों ब्लॉक के पास कुछ कुछ मास होगा। बताओ बी के बारे में क्या ख्याल आपका? बी पे अपवर्ड लगेगा ना, ये MBG नीचे खींचना चाह रहा होगा ना इसको, लेकिन ये खींचा तो एट दैट मीन्स इसको कोई रोके हुआ है। F1 बोल देते हैं उसको, लेकिन नेचर कैसा है, स्टैटिक ना, ठीक है स्टैटिक। तो
अब जरा ए के बारे में बताओ बच्चों, सोच के। अच्छा, जो F1 इस पे ऊपर लगा वो चूंकि एक्शन होता है न्यूटन थर्ड लॉ से, तो इस पे वही F1 स्टैटिक, अब प्लस इसका अपना वेट भी नीचे mAg ना, और उसके बाद यहां पर फ्रिक्शन किधर, ऊपर, यहाँ पे फ्रिक्शन किधर, ऊपर, उसका नाम भी लेकिन स्टैटिक, उसका भी। यस और नो? समझ में आ रहा है? थोड़ा और टफ करती। चलो आगे बढ़े। अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी खाली हम समझ रहे हैं कि फ्रिक्शन कोशिश क्या करता है काइनेटिक में, स्टैटिक में। बाकी जहां दुनिया जान पूरा बाकी है, आज हम तुमको खाली वार्म अप करा रहे हैं। आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा सोचती, ये बी और ये ए, यहां पे हम फोर्स लगा दिए, ठीक। दिस इज रफ होती एंड दिस इज स्मूथ, ओके, ठीक। अब हम आपको बोल रहे हैं कि ए इज एट रेस्ट, ए इज एट फाइंड direction and nature of friction at each contact, ठीक है। also comment on equilibrium of B, yeah, comment on acceleration of B. Very beautiful question. जल्दी बताइए बच्चों। देखो, जो भिन्न भिन्न गलती किए हो वो ये किए हो, उन गलतियों पे ही चर्चा करना, आंसर तो खैर आ ही जाएगा। तुम इस पे बोल रहे हो कि ये mAg लग रहा है, नॉर्मल का भी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, फालतू चीजें बाद में बात करेंगे वो सबका। तो यार अगर ये ए रुका हुआ है तो वर्टिकल, ये फोर्स तो हॉरिजॉन्टल में है और इधर से नॉर्मल भी आएगा, लेकिन वर्टिकल में और कोई है रोकने वाला, तो कौन होगा वो, कौन होगा, फ्रिक्शन। तो इस पर फ्रिक्शन जो होगा वो अपवर्ड लगेगा। अब हमको ये बताओ कि स्टैटिक होगा कि काइनेटिक होगा, अभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, अभी डिसाइड स्टैटिक क्यों होगा, क्योंकि रुका हुआ है। हाँ, ला मेरा हाथ रुका हुआ है, मेरे हाथ पे कैसा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक या काइनेटिक? तब फिर रुका हुआ है तो स्टैटिक लगेगा। रिलेटिव स्लिपिंग तो हो रहा है ना, बोलो। तो भाई रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो डिसाइड करेगा फ्रिक्शन का नेचर, ओके। अब थोड़ा बी के बारे में देखो बाबू, बी के बारे में अगर तुम सोचोगे तो बी पे एक तो नीचे लग रहा है MBG, और भाई ये अगर रुका हुआ है तो इसका अपन ऊपर लगेगा और कोई चारा ही, तो रिएक्शन फोर्स यहाँ नीचे लगेगा। अब भाई यहाँ वाला सरफेस जो है वो, तो यहाँ फ्रिक्शन का कोई सवाल ही पैदा, तो भाई दोनों फोर्स डाउनवर्ड होगा, तो इट इज बाउंड टू यस और नो, ये रुकेगा ही, नीचे जाएगा। अब सोच कि ये सरफेस रुका हुआ है और ये नीचे जा रहा है, तो क्या दोनों के बीच स्लिपिंग हो रहा है ना? जैसे ही दोनों के बीच स्लिपिंग होगा तो फ्रिक्शन कैसा होगा, तो ये भी काइनेटिक होगा और ये भी, इज दैट ओके? यहाँ तो कोई फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। एंड ब्लॉक बी कैन नेवर बी इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक बी कैन नेवर बी इन इक्विलिब्रियम, इट विल डेफिनेटली मूव डाउनवर्ड। यस और नो? कमेंट कर दिए ब्लॉक बी के एक्सेलरेशन पे। अब कितना होगा वो तो निर्भर करता है फ्रिक्शन के वैल्यू पे, कि फ्रिक्शन प्लस mBg/m हो जाएगा, mb हो जाएगा उसका एक्सेलरेशन। उसके लिए फ्रिक्शन का वैल्यू पता करना होगा, जो कि हमारे अभी के डिस्कशन के बियॉन्ड है।
अगला 2 क्लास के बाद हम लोग ये सब चीज सीख पाएंगे। इज दैट ओके? यस सर, हम केवल स्मूथ करेंगे। क्या हम इसको स्मूथ करके फ्रिक्शन ले लिए। यहाँ फ्रिक्शन ले लिए थे, नहीं तो सही कहे। मेरी 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 दादी वहां के पास मूछ होता तो दादा होते वो। तो अगर यही नहीं किए तो मैं तो गलती कर ही दिए ना। अरे वैसे मैं मजाक कर रहा, तुमको तो पता ही है ना, हम तुम्हारे दोस्त हैं ना, थोड़ा बहुत मजाक तो हम कर ही सकते हैं। ओके, इधर ओके, तो इधर ओके। यहाँ पे तो स्मूथ है बेटा, तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। ठीक, अगर यहाँ फ्रिक्शन होता तब चांस बनता था ये रुक भी सकता था और नीचे भी आ सकता था, उसके लिए म्यू वगैरह का पिक्चर आएगा, इस फोर्स पे भी निर्भर करेगा ये सब बात। इधर ओके, ठीक, चलो आगे बढ़े। ठीक, इसको लिख लीजिए। चलिए, तो सुनिए मेरी बात, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, डिस्कशन ऑन काइनेटिक फ्रिक्शन। ये अभी मोटा मोटी बात की है सब जगह, नहीं खाली डायरेक्शन के बारे में। क्या हम डायरेक्शन बताने में आपको सफल रहे? ठीक, तो अब हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन पे बारे में बात करेंगे। 3 सवालों का जवाब हम ढूंढना चाहेंगे यहाँ पे। व्हेन मतलब कब, ठीक है, डीएवी। व्हेन नहीं, इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन और हाउ मच। इन तीनों का जवाब हम लोग ढूंढेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन में। तो पहले का तो जवाब आप लोगों को मालूम ही है, नहीं? पहले का जवाब आपको मालूम है ना बच्चों? कब? जब 2 सरफेसेस के बीच में एक्चुअली रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा हो, टेंडेंसी नहीं, एक्चुअल में रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फिसल रहे हैं। इज दैट ओके? तो इस सवाल का जवाब होगा व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन। वर्ड यूज करता है लोग सब, हम स्लिपिंग यूज कर लेते हैं, बच्चा को ज्यादा इजीली समझ में आता है। व्हेन देयर इज रिलेटिव स्लिपिंग between 2 surfaces in contact। ठीक है, ओके। और अभी तो देखे ना शुरुआत में जब 2 ब्लॉक अलग अलग वेलोसिटी से जा रहे हैं तो उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन आया था। अच्छा, इन विच डायरेक्शन? Opposite to relative slipping. Basically, there is only one motive of friction, that is to stop the relative slipping between the contact surfaces. तो वो लाइन यहाँ पर भी छाप सकते हैं हम लोग। यहाँ पर भी अगर हम चाहें तो क्या लिखेंगे? Kinetic friction wants to stop the relative slipping, so it opposes the relative motion or relative slipping. It opposes the relative slipping between contact surface या relative motion between the contact surface। और अपोज करने के लिए जिधर लगना होगा उधर वो लगेगा। ठीक है बेटा, ओके। हाउ मच का क्या जवाब होगा? ये तो अभी तक हम आपको नहीं बताए हैं। इतना आप लिख लिए हैं? इतना आप लिख लिए? हाउ मच इसका जवाब है, सुनिएगा बच्चों। Kinetic friction is directly proportional to normal reaction on the contact surface। ये हम तुमको बता रहे हैं, ये सच्चाई है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि तुम ये चीज देख भी सकते हो बच्चों। हेलो, एक तो बोर्ड है, चूंकि स्मार्ट बोर्ड है तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन
छोटा सा दो कुछ। हाँ सुनिए मेरी बात, एक बात बताओ, ये ऐसे है अगर हम नॉर्मली ऐसे लेके ऐसे खींच रहे हैं तो कुछ मेरे हाथ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा। अगर हम किसी पे जोर से दबाते और तब खींचने का कोशिश करते, तुम खुद भी कर सकते हो अपने मोबाइल के साथ या कॉपी के साथ, मोबाइल तो है नहीं, कॉपी के साथ, लेकिन तो फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए अगर तो दबा करके तब खींचने की कोशिश करें तो ज्यादा होगा, अगर तुमको ज्यादा बेहतर समझा पाते हैं। बट नहीं सोचिएगा मेरी बात कि अगर हम इसको ऐसे ऐसे खींचने की कोशिश करें तो इस पे फ्रिक्शन थोड़ा सा लग रहा होगा, है ना। इसी पे कोई आदमी यहां पर थोड़ा दबा दे, है ना, और तब हम उसको खींचना चाहें तो हमको खींचने के समय पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन भी ज्यादा हो जा रहा है। इधर ओके। या फिर ऐसा समझो एक ब्लॉक रखें, ठीक, अभी कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा, अभी कुछ फ्रिक्शन लग, इस ब्लॉक के बदले कोई दूसरा छोटा सा ब्लॉक रख दे, अगर हम इसको खींचे तो अब फ्रिक्शन का वैल्यू पहले से कम हो गया। क्या है कम हो गया? क्योंकि ये जो कांटेक्ट सरफेस है इस पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन पहले से कम हो गया। जितना ज्यादा हेवी ऑब्जेक्ट हम इस पे रखेंगे नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा नॉर्मल फ्रिक्शन होगा। दैट ओके, क्लियर है क्या? तो ये बात तुम समझ भी पा रहे होगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, नॉट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड पे निर्भर करेगा, उसके मैग्नीट्यूड पे निर्भर करेगा। और इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो आता है वो एक सिंबल होता है जिसको हम लोग म्यू के से दिखाते हैं। म्यू के इज कॉल्ड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सुनिएगा मेरी बात, ये जो म्यू के है ये निर्भर करता है किन चीजों पे? नहीं, ये म्यू के सिर्फ और सिर्फ सरफेस के नेचर पे निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस मतलब सरफेस कितना स्मूथ है, कितना चिकना है, या कितना रफ है। इज दैट ओके? क्लियर है क्या? एनीवे, हम तुमसे ये कह रहे हैं बच्चा कि मान लो ये कांटेक्ट सरफेस है, ठीक, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों सेम चीज से बना हुआ, सेम मटेरियल का बना हुआ है, एक इतना बड़ा है और एक इतना बड़ा है। इसका मास m है और इसका मास 4m है, ठीक है क्या? सरफेस दोनों का कांटेक्ट सरफेस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू के, मान लीजिए म्यू के, यहां भी सेम म्यू के। ओके, क्लियर? अगर हम इसको स्लिप करा करके लेके जा रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से स्लिप कराते हुए उधर लेके जा रहे हैं तो इस पर एक काइनेटिक फ्रिक्शन इस दिशा में लगेगा। कितना लगेगा? F1। कितना लगेगा? F1, ठीक है। और मान लिया जाए कि ये जो है इसको भी हम आगे की तरफ ले जा रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से, तो इस पर एक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, दैट इज F2। बोथ आर काइनेटिक, बोथ आर काइनेटिक। क्या आप हमको बता सकते हैं कि F1 और F2 दोनों में कौन काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा? F2 वाला काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि यहां पर अगर आप नॉर्मल रिएक्शन का कैलकुलेशन करेंगे अपने बेसिक गणित के हेल्प से इस जगह पे, तो यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन N1 होगा वो mg के बराबर होगा, और यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन N2 होगा वो 4mg के बराबर होगा, है ना। तो N2 का वैल्यू N1 से ज्यादा है, इसीलिए F2 का वैल्यू F1 से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि F2 की काइनेटिक फ्रिक्शन है तो F2 का वैल्यू होगा म्यू के इंटू N2 और F1 का वैल्यू होगा म्यू के इंटू N1। यहाँ पे N1 का वैल्यू है mg और यहाँ पे N2 का वैल्यू कितना है? 4mg। ऑब्वियसली N2 ज्यादा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। कितना हो जाएगा? म्यू के इंटू N2। यहाँ पे कितना हो जाएगा? म्यू के इंटू N2।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू N1, N2 ज्यादा है इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा। लेकिन कहीं पर भी अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिखे, एक मिनट, अगर ऐसा एक्सप्रेशन दिख जाए एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, तो बोलेगा ये तो बुर्बक वाला बात है। क्या बोलोगे, काहे कि नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होता है और फ्रिक्शन कांटेक्ट सरफेस के अलोंग होता है, ये कभी भी पैरेलल हो ही नहीं सकता। तो ये जो स्टेटमेंट है गलत है, खाली क्या देता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है क्या, ये वाला बात गलत है। दूसरा, कई बार आपको ऐसे फंसाएगा, समझिएगा मेरी बात। लिख लिए प्यारे बच्चों, बोलो, लिख लिए, यार गुड बॉय। आगे बढ़े, बच्चों यहां पर ना तुमको एक बार कंफ्यूज ऐसे कराएगा। एक तो ब्लॉक है, ब्लॉक ए, ठीक है, और सेम ब्लॉक है ब्लॉक ए, ठीक है, दोनों ब्लॉक सेम ही है, दोनों ब्लॉक। एक बार इसको हम लेके जा रहे हैं इधर 5 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड पे, ठीक है, रफ ग्राउंड है, तो इस पर एक फ्रिक्शन इधर लग जाएगा, F1 लगेगा ना, ऑब्वियसली दैट विल बी काइनेटिक। और एक बार इसको हम इधर लेके जा रहे हैं बाबू 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, तो इस पर भी एक फ्रिक्शन लग जाएगा F2 एंड दैट विल बी काइनेटिक। अब हमसे पूछा जाएगा कि किस केस में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, पहला में कि दूसरा में, फर्स्ट में कि सेकंड में, हाँ दोनों में। कई बार लोगों को लगता है कि ज्यादा सरफेस एरिया है तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, लेकिन ये बात लिख लेना है कि फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ surface area in contact, दैट ओके। माने ये दोनों फ्रिक्शन जो होगा वो मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, दैट ओके, मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि यहां पर जो नॉर्मल है वो MAG के बराबर है और यहां पर भी जो नॉर्मल है वो MAG के बराबर है, दोनों सरफेस सेम है, ब्लॉक सेम है, तो म्यू भी सेम होगा। तो ये वाला फ्रिक्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा, म्यू इंटू म्यू के, जो भी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, म्यू के बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को, तो ये हो जाएगा म्यू के इंटू नॉर्मल जिसका वैल्यू होगा MAG, और ये भी हो जाएगा म्यू के इंटू नॉर्मल जिसका वैल्यू भी होगा MAG। इज दैट ओके? तो ये बात भी लिख लीजिए। सिमिलर चर्चा हम लोग करेंगे अभी स्टैटिक फ्रिक्शन पे। बाबू ये सब हम फर्जी टाइम पास नहीं कर रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये सब, इसी के बेसिस पे काम आगे बढ़ेगा। अगला क्लास में हम सवाल कराएंगे ढेर सारा बढ़िया बढ़िया। ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। आगे बढ़े। अभी हम लोग किस पे चर्चा किए, डिस्कशन ऑन काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हम लोग किस पे डिस्कशन करेंगे भाई, सबसे कठिन यही होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन को कठिन बनाता है। काइनेटिक में तो सारा फॉर्मूला भी फिक्स्ड है, डायरेक्शन भी फिक्स्ड है, तो बड़ा इजी हो जाता है। तो थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं, डिस्कशन ऑन स्टैटिक फ्रिक्शन। डिस्कशन ऑन स्टैटिक फ्रिक्शन, कितने सवालों का जवाब ढूंढेंगे, क्या क्या, कब, किधर और कितना, when, in which direction and how much। ओके, तो पहले सवाल का जवाब आप लोग दे देंगे, कब। There is no slipping between contact surface, but there is tendency of slipping between contact
सरफेस। हम क्या बोले? व्हेन देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन contact surface but there is tendency of relative slipping between contact surface इसका लेकिन क्या मतलब क्या हुआ इसका? एक्चुअल में स्लिपिंग नहीं हो रहा है, बस स्लिपिंग हो नहीं रहा है लेकिन कोशिश कर रहा है। मतलब अगर सरफेस स्मूथ होता तो स्लिपिंग हो जाता। स्मूथ कोई फोर्स हम लगा रहे हैं, स्लिपिंग नहीं हो रहा क्योंकि सरफेस रफ है। अगर स्मूथ होता तो स्लिपिंग हो जाता, तो वही ना होता टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। ठीक है क्या? ओके। इन विच डायरेक्शन? देखो यार, स्टैटिक फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन बदल जरूरत के मुताबिक। अभी आपको बताए थे ना बच्चों कि अगर इस पे हम राइट की तरफ 0.1 न्यूटन लगाएं तो फ्रिक्शन किधर गया? लेफ्ट। और अगर लेफ्ट की तरफ 0.1 न्यूटन लगाएं तो फ्रिक्शन गया राइट। हम फॉरवर्ड में लगा दिए 0.1 न्यूटन, अब ब्लॉक रुका हुआ है तो बैकवर्ड, यस और नो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो फ्रिक्शन अपने जरूरत के हिसाब से अपना डायरेक्शन बदल लेता है। जरूरत किस चीज का? किस चीज का जरूरत? स्लिपिंग ना होने का, स्लिपिंग रोकने का जो जरूरत है। इज दैट ओके? तो इन विच डायरेक्शन का क्या मतलब? सच अ वे दैट देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग। इन सच अ डायरेक्शन, इन सच अ डायरेक्शन दैट देयर इज नो स्लिपिंग या रिलेटिव स्लिपिंग, देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग between contact surface। ठीक है सर? ओके। अब इसका मैंने मेन जवाब तो ये होता है कि फ्रिक्शन के अलावा बाकी जितने फोर्स उस पे लग रहे हैं उन सब का रिजल्टेंट पता कर लो, और जितना और जिधर है फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट और उतना ही लग रहा है। फ्रिक्शन प्लस बाकी सब मिलकर के, फ्रिक्शन प्लस बाकी सब मिलकर के नेट जीरो होगा, है ना? ये थोड़ा सा गलत भी स्टेटमेंट है। ये गलत स्टेटमेंट कब होगा? जब दोनों के दोनों चल रहे होंगे लेकिन आपस में रिलेटिव स्लिपिंग ना। अभी जो हम तुमको बोले वो ये बोले कि मान लो एक ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स इधर लगा दिया F1 और चल नहीं रहा है, मतलब फ्रिक्शन इस F1 के बराबर और ऑपोजिट है। एक दूसरा फोर्स लगा दिया F2 तो फ्रिक्शन इस F2 के बराबर है और ऑपोजिट है, यस और नो? लेकिन मान लो अगर ऐसा कह देते बाबू, है ना, कि नीचे पे कोई फोर्स लगा दी तो यार ए पे तो राइट साइड में कोई लेफ्ट फोर्स नहीं लग रहा और लेफ्ट में भी कोई फोर्स, तो क्या फ्रिक्शन नहीं लगेगा? अपोज नहीं करेगा किसी को? करेगा। बेसिकली ये जो पहला ये बात जो लिखे ना कि रिलेटिव स्लिपिंग को रोकने के लिए, तो वो काम करेगा। ये F क्या करेगा? B को आगे ले जाने का कोशिश करेगा, तो फिर A भी जो होगा उस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा, सो दैट दोनों का एक्सेलरेशन समान हो। इज दैट ओके? तो ये बात जो हम तुमको बोले कि बाकी के सारे फोर्सेज का सम जितना है उसके ऑपोजिट में फ्रिक्शन उतना ही लगा दो, ये हर हमेशा सही, हाँ, ग्राउंड पे रखा हुआ है तब ये बात सही होगा। इज दैट ओके? ग्राउंड पे रखा हुआ है, रुका हुआ है तब। लेकिन ये चीज सही होगा कि इन सच अ डायरेक्शन दैट देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस। जो फ्रिक्शन का मोटिव है वही मोटिव में ये काम कर रहा होगा। फ्रिक्शन का मोटिव होता है कि रिलेटिव स्लिपिंग ना हो, उसके लिए उसको जिधर लगना पड़ेगा उधर वो लगेगा। ठीक है क्या? एंड हाउ मच, कितना? यार अभी अभी तुमको दिखाए थे कि 0.1 लगाए थे तो फ्रिक्शन 0.1 हो गया था स्टैटिक, 0.5 लगाए थे तो फ्रिक्शन 0.5 हो गया। यार तो मैंने जितना फोर्स लगा हुआ उतना फ्रिक्शन बदलेगा। तो क्या कोई इसका फॉर्मूला है? जैसे यहाँ पे फॉर्मूला था म्यू के इंटू एन का, हाँ, जैसा कि म्यू के इंटू एन का यहाँ पे फॉर्मूला था वैसा था क्या? वैसा फ्रिक्शन स्टैटिक में होगा क्या? यहाँ पे क्या लिखेंगे? no specific formula to
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन अच्छा यहां पे एक बात है, इट कैन एडजस्ट इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जरूरत के मुताबिक ये अपना वैल्यू एडजस्ट कर सकते जरूरत किस चीज का? स्लीपिंग ना होने का, रिलेटिव स्लीपिंग ना होने का जो जरूरत है, उस जरूरत के लिए जितना लगना होगा उतना वो लगेगा। ठीक है क्या? सो इट कैन एडजस्ट इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। यू कैन राइट एफ स्टैटिक इज इक्वल टू एफ रिक्वायर्ड, जितना जरूरत है उतना लगेगा। बट जरूरत तुमको मान लो 1,00,000 न्यूटन का हो जाएगा तो 1,00,000 न्यूटन लगेगा नहीं भाई, इसके जरूरत का भी, इसके अपने वैल्यू एडजस्ट करने का भी एक क्षमता होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट कैन एडजस्ट इट्स मैग्नीट्यूड, इट कैन एडजस्ट इट्स डायरेक्शन, ओके, बट अप टू अ लिमिट only, up to a certain limit. So it can adjust its value according to requirement, but bracket में but up to a limit only, up to a limit only, yes or no? और वो जो लिमिट होगा उस लिमिट पे जो फ्रिक्शन लगेगा, मैक्सिमम लिमिट होता है, इतना तक तो हम तुमको प्रोवाइड कर सकते हैं, और उतने वो जो मैक्सिमम लिमिट है फ्रिक्शन लगने का, उसको हम लोग स्टार्टिंग फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, एफ स्टैटिक इज इक्वल टू एफ रिक्वायर्ड बट अप टू अ लिमिट ओनली। देयर इज अ फॉर्मूला, फॉर व्हाट? देयर इज अ फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम possible static friction, maximum possible static friction. There is a formula for maximum possible static friction, that is F limiting उसको बोलते हैं, और उसका वैल्यू होता है μs इंटू n। यहाँ पे μs जो है वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, सो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन उतना लगता है जितना जरूरत हो, लेकिन उस जरूरत का भी एक लिमिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसी को हम लोग एफएस मैक्स भी बोल देते हैं, एफएस। और उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है म्यू एस इंटू एन। एन इज नॉर्मल रिएक्शन एट दैट पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन एट पर्टिकुलर contact surface. Is that okay? बोलो बच्चों। एक सवाल करते हैं हम लोग, जल्दी लिखो। हाँ बिल्कुल, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, तो न्यूटन बाय न्यूटन, तो यूएस का कोई लिमिट कोई यूनिट नहीं होगा। लेकिन ये बात जो हम एक्सप्लेनेशन दिए वो गलत दिए तुमको। जैसे थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है, मीटर बाय मीटर, लेकिन यूनिट होता है उसका रेडियन, है ना। बट हाँ, यूएस इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ओके, तो क्या मतलब बहुत याद था उसमें, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। तो आज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ बेसिक ही पढ़ा रहे हैं। ठीक, इसका पीएच जो होगा वो 7 से बेसिक पढ़ा रहे हैं ना। सुनिए मेरी बात बच्चों, कितने किलो? 10 kg। ठीक है बच्चा, ओके। यहाँ पे म्यू एस कितना माने?
0.8 मान लेते हैं और म्यू के का वैल्यू 0.5। जनरली क्या होता है, म्यू एस का वैल्यू म्यू के से थोड़ा ज्यादा होता है, जनरली बोल रहे हैं, ठीक है। जनरली विवादास्पद स्टेटमेंट में हमेशा जनरली लगा देना चाहिए, वीडियो में सब। हाँ। सुनिएगा मेरी बात, यहां पे एफ लगा रहे हैं, ठीक ठीक। फाइंड फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। भाई आज एक ही सवाल करा के आज खत्म करेंगे, कल हम कराने से पहले तुमको बकायदा स्टेप्स लिखाएंगे कि ऐसे ऐसे ही आगे बढ़ना। फाइंड फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इफ एफ बराबर 40 न्यूटन, बी एफ बराबर 60 न्यूटन, सी एफ बराबर 100 न्यूटन। प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी लिखो बच्चों। शुड आई स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन? पहला ही है, अभी हमको कर लेने दो बात सब। आप सवाल लिख चुके हैं? कितने अच्छे बच्चे हो गए तुम लोग, संगति का असर देख रहे हो। बच्चे सुनो, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आंख के तारे। सुनो ना, पहली बात बताओ कि इस ब्लॉक पे नॉर्मल, हमेशा सारे सवालों में हम अगला क्लास में स्टेप लिखाएंगे कि जब भी इस तरीके के सवाल हो कि ब्लॉक चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा तो कितना से चलेगा, फ्रिक्शन स्टैटिक होगा काइनेटिक होगा, स्टैटिक है तो कितना है, काइनेटिक है तो कितना है, उसमें हम स्टेप लिखाएंगे कल। आज तो चूंकि अब टाइम हो गया बहुत, तो पहला काम करना होगा कि हम लोगों को नॉर्मल रिएक्शन पता करना होगा। पहला काम क्या करना होगा? आप जरा हमको बताइए कि 10 kg पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? एफबीडी बना लें, नीचे 10G ऊपर N, फोर्स और फ्रिक्शन वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स और फ्रिक्शन है, तो ब्लॉक का वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, तो क्या लिखेंगे? N माइनस 10G बराबर N बराबर 10G। किसी को कोई कंफ्यूजन? पक्का? ठीक है। सो अगर मैं इस ब्लॉक पे फोर्स राइट में लगाता हूं तो ब्लॉक स्लिप करने का कोशिश करेगा ऑन द ग्राउंड टुवर्ड्स राइट, सो फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, अच्छा सुनिएगा, फोर्स हम राइट में लगाएंगे तो फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा, क्या कोशिश करेगा वो? स्लिपिंग ना हो, स्लिपिंग तो स्लिपिंग ना होने के लिए इस फ्रिक्शन का वैल्यू एफ के बराबर होना चाहिए। तो यार एफ पहला केस में 40 है, दूसरा में 60 है, तीसरा में 100 है, तो फ्रिक्शन जब फोर्स का वैल्यू बदलेगा तो फ्रिक्शन भी अपना वैल्यू बदलेगा। लेकिन समस्या क्या है कि फ्रिक्शन अपना वैल्यू बदलता तो है, चेंज तो करता है, लेकिन अप टू अ लिमिट ओनली। तो बदलाव का वो पराकाष्ठा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, ये तो चेक करना होगा ना। सो नॉर्मल निकालने के बाद सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एफ एस मैक्स। एफ एस मैक्स का वैल्यू क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। एन इज नॉर्मल रिएक्शन एट दिस कॉन्टेक्ट, तो इस कॉन्टेक्ट पे नॉर्मल रिएक्शन 100 है और म्यू एस कितना? 0.8 इंटू 100 माने 80 न्यूटन। तो कहानी का निचोड़ ये है कि पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन है वो 80 न्यूटन तक अपना वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है इन दी फॉर्म ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इन दी फॉर्म ऑफ। अगर तुम इसको बोलोगे कि भाई रुके रहो तो ये कितना दूरी तक, कितना देर तक अपना वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है? अप टू 80। अगर तुम बोलोगे कि नहीं तुम 80 न्यूटन से ज्यादा हमको स्टैटिक फ्रिक्शन दे दो, तो बोलेगा हमसे नहीं हो पाएगा, हम सरेंडर करते हैं, तुमको जाना है जाओ। तो पहला केस में जो ए पार्ट में है, उस ए पार्ट में आगे की तरफ फोर्स है कितना? 40 न्यूटन। तो भाई ब्लॉक के स्लिपिंग को बचाने के लिए, रिलेटिव स्लिपिंग को बचाने के लिए जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो कितना है हमारा? 40 है ना। और ये जो रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम लिमिट से कम है, तो फ्रिक्शन एडजस्ट करेगा, बोलेगा भाई 80 से कम ही मांग कर रहे हो ना,
ठीक है, करो। तो यहां पर जो एफ होगा स्टैटिक वो रिक्वायर्ड के बराबर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 40। इज दैट ओके? इन दैट सिचुएशन ब्लॉक रुका रहेगा, स्लिपिंग नहीं होगा, और स्लिपिंग नहीं होगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। यस और नो? चूंकि ब्लॉक रुका हुआ है तो फ्रिक्शन स्टैटिक, और स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितने का जरूरत हो, स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितने का, तो कितने का जरूरत है? 40 का। क्या 40 लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि यहां पर जो रिक्वायरमेंट है वो एफएस मैक्स से कम है। बराबर भी होता तब भी वो रुका रहता है। इज दैट ओके? ठीक है। बी पार्ट में क्या होगा? बी पार्ट में कितना का हमको आगे फोर्स लग रहा है? 60 न्यूटन का, और पीछे की तरफ रिक्वायरमेंट कितने का हो गया अब हमको? 60, जो कि एफएस मैक्स से कम है ना? तो रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड, रिक्वायरमेंट विल बी, एंड ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस और नो? के बराबर हो जाएगा 60 के बराबर। एफ स्टैटिक इज इक्वल टू एफ रिक्वायर्ड विच इज हाउ मच? 60। ठीक है क्या? और एक्सेलरेशन विल बी, क्या यहां तक की बातों में किसी को कोई दिक्कत? सच सच बोलो, झूठ बोले ओके। सुनो मेरी बात, ये जो सी पार्ट है सर, सबसे पहले सी पार्ट में हम देखेंगे कि फोर्स कितना लग रहा है। फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन, है ना? तो इधर की तरफ एफ रिक्वायर्ड है, कितना रिक्वायर्ड है? 100 न्यूटन का नहीं, लेकिन ये 100 जो हो गया वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो रिक्वायरमेंट विल नॉट बी रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट? रिक्वायरमेंट ऑफ नो स्लिपिंग, नो रिलेटिव स्लिपिंग, रिक्वायरमेंट ऑफ नो, मतलब ब्लॉक विल नॉट रिमेन एट रेस्ट। अब जो है ब्लॉक विल स्टार्ट स्लिपिंग, ब्लॉक विल स्टार्ट स्लिपिंग, है ना? तो दैट मीन्स ये जो पहला वाला बात किए हैं, ऐसा सिचुएशन तो होगा नहीं। सिचुएशन ऐसा नहीं होगा तो आगे की तरफ फोर्स लग जाएगा कितना? 100, और फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा? स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक कितना लगता है? म्यू के इंटू एन। हाउ मच इज म्यू के? व्हाट इज नॉर्मल? 100, तो फ्रिक्शन कितना हो गया? 50। तो ब्लॉक विल स्लिप, फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक, एंड इट्स वैल्यू विल बी म्यू के इंटू एन। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय m, दैट इज 100 माइनस 50 बाय 10, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट ओके? बोलो। Yes, sir. तो आपको कल तो हम ढेर सारा सवाल कराएंगे। करना क्या होगा हमेशा सवालों में कि पहला काम करेंगे नॉर्मल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नॉर्मल। और फिर करेंगे एफएस मैक्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एफएस मैक्स का वैल्यू क्या होगा? म्यू एस इंटू एन। फिर चेक करेंगे, ये लिखना बंद कर। फिर क्या करेंगे? चेक करेंगे कि ब्लॉक को रोक के रखने के लिए रिक्वायरमेंट कितने का है, और उस रिक्वायर्ड फ्रिक्शन को एफएस मैक्स से कंपेयर करेंगे। अगर रिक्वायरमेंट एफएस मैक्स से कम का या बराबर का है तो रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा, और ब्लॉक रिलेटिव स्लिपिंग नहीं करेगा, फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, उतना ही होगा जितने का जरूरत है। ठीक है क्या? लेकिन अगर एफ रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन एफएस मैक्स, देन रिक्वायरमेंट विल, अब जरूरत तुम्हारे औकात से ज्यादा का हो गया तो जरूरत पूरा नहीं होगा। इफ एफ रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन एफएस मैक्स, देन ब्लॉक विल नॉट रिमेन एट रेस्ट, नहीं, देन देयर विल बी स्लिपिंग। रेस्ट वाला वर्ड यूज नहीं करते हैं, मूवमेंट भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा का हो गया एफएस मैक्स से तो ब्लॉक विल स्टार्ट स्लिपिंग। इन दैट सिचुएशन फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू के इंटू एन, नया एफबीडी बनाएंगे, म्यू के इंटू एन लिखेंगे, और एक्सेलरेशन का वैल्यू नेट फोर्स बाय मास से पता कर लेंगे। इज दैट ओके? ये सबसे सरल सवाल था इसमें करने को। आज का कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हम तुमको कुछ खास नहीं पढ़ाएं, लेकिन
ज़रूरत तुमको जो फ्रिक्शन के समझ का था वो ज़रूरत वो समझ हम विकसित कर दिए हैं। अगले क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, Yes, yes. बाय बाय बच्चों, चलो।